हम जानेंगे मौर्य कौन थे। स्पूनर के अनुसार मौर्य पारस्परिक थे, क्योंकि अनेक मौर्यकालीन प्रथाएं पार्थिव प्रथाओं से मिलती जुलती है। ब्राह्मण साहित्य, विष्णु पुराण, मुद्राज कथा, साहित्य सागर, बृहत कथा, मंजरी के अनुसार मौर्य शूद्र थे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे तथा गोरखपुर के निवासी थे। ग्रीक लेखक जस्टिन तथा जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त निम्न जाति का था। महावंश टीका के अनुसार वह क्षत्रिय था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक स्थान पर लिखा है कि वह शूद्र नंद वंश का विनाश करना चाहता था, अतः वह स्वयं शूद्र को शासक नहीं बना सकता था, अतः वह मौर्य नामक क्षत्रिय था। मौर्य वंश के इतिहास के स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त, मुद्राज अभिलेख, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, कला यूनानी लेखकों के वृत्तांत के अनुसार मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज पटना के शहर के पास है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बृहद स्तर पर विस्तार हुआ। मौर्य वंश का शासन भारत में 137 वर्षों तक रहा। यह शासक 321 से लेकर 187 तक रहा। इन वर्षों में कई शासक हुए जिन्होंने निम्न सम्राटों का शासनकाल उल्लेख रहा: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुपाल, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देवन, शतबंधन, बृहस्पति और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य की स्थापना करने में आचार्य विष्णुगुप्त यानी चाणक्य का पूरा सहयोग मिला। चंद्रगुप्त का जन्म ईसा पूर्व 345 में शाक्यों के पिपीलियम गणराज्य की मौर्यम शाखा में हुआ था। चंद्र अंतिम शासक धनानंद का विनाश करने के बाद ईसा पूर्व 321 में मगध का सम्राट बना। यूनानी लेखक जस्टिलियन एवं प्लूटार्स के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर समग्र भारत पर आक्रमण किया। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त को साइंड्रोकोटस कहा गया। चंद्रगुप्त ने भारत में कर्नाटक तक अपने राज्य का विस्तार किया। मालवा एवं सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के साम्राज्य के हिस्से थे और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त ने उसे पुण्यगुप्त नामक व्यक्ति को सूबेदार बनाया था और वह सिंचाई के लिए दूरदर्शन झील का निर्माण कराया था। ईसा पूर्व 305 में चंद्रगुप्त की भिड़ंत सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस, जिसमें चंद्रगुप्त विजयी रहा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की भिड़ंत सिकंदर इस पुस्तक में निकुश राज्य का एक सेनापति सेल्यूकस निकोटर से हुई और चिलजीवी जैसे गणतंत्रों जिसमें चंद्रगुप्त की सेना विजयी रही। सेल्यूकस ने संधि कर ली और अपनी बेटी कार्निया की शादी चंद्रगुप्त के साथ कर दी और साथ में 500 हाथी भी दिए। दोनों पक्षों में दूतों का विनय भी किया। इसी के तहत सेल्यूकस ने मेगा अस्तनीज को दूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा।
मेगास्थनीज काफ़ी दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा उसे अपना आँखों देखा विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का विवरण एप्लियस नामक यूनानी व्यक्ति ने किया था। चंद्रगुप्त ने बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिया तथा भद्रबाहु से इस धर्म से दीक्षा ली। चंद्रगुप्त की विजय, पंजाब विजय, मगध विजय और माल्यकेतु के विद्रोह का दमन, सेल्यूकस का पर विजय, पश्चिमी भारत पर विजय, दक्षिणी भारत की विजय, साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिन बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। जैन साहित्य के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने राजकाज अपने पुत्र को सौंप दिया और जैन धर्म स्वीकार कर जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ मैसूर चला गया। सन्यासियों का जीवन व्यतीत करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने 300 ईसा पूर्व में अनशत व्रत करके कर्नाटक के श्रवण व गोलाक में अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसी तरह अगला आता है आपका अगला कड़ी बिंदुसार। ये भी एक मौर्य शासक था। बिंदुसार 300 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अपना रचनाओं में अमित कोट की संज्ञा दी, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। बिंदुसार के लिए वायु पुराण में भद्रसार नामक शब्द का प्रयोग किया गया। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंह सेन की संज्ञा दी गई। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार चाणक्य ने बिंदुसार की 16 नगरों के सामंतों एवं राजाओं का नाश करने के लिए पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों के बीच मौजूद प्रदेश को जीतने में सहायता की। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उसका पुत्र एवं तक्षशिला का सूबेदार सुसीम विद्रोह को दबाने में असफल रहा। सुसीम के असफल रहने के पश्चात उज्जैन के तत्कालीन सूबेदार अशोक को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। उसने सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया और बिंदुसार ने सीरिया के शासक एपिलोक से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। अशोक, मौर्य शासक में अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी पूर्व अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की तुलना डेविड एवं सोलमान तथा मार्कस ओरलियस एवं शार्लमा जैसे विश्व के महान सम्राटों से की जाती है। दिव्यदान के अनुसार अशोक की माता का नाम जनपद कल्याणी था। कहीं कहीं उनका नाम सुभद्रागी भी आता है। अशोक का सौतेला भाई सुसीम एवं सहोदर भाई विगताशोक था। तक्षशिला का विद्रोह सफलतापूर्वक दबाने के कारण बिंदुसार ने अशोक को युवराज का पद प्रदान किया। सम्राट बनने से पूर्व अशोक उज्जैन का सूबेदार था। सिंहासन नारूढ़ होते समय अशोक ने देवाना प्रिय तथा प्रियदर्शनी जैसे उपलब्धियां धारण की। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने
13वें शिलालेख में हमें ज्ञात होता है अशोक ने अपने शासन में के 9वें वर्ष में कालीन पर आक्रमण किया एवं राजधानी तोसाली में अपना एक सूबेदार नियुक्त किया। कालीन युद्ध में लगभग 2.5 लाख व्यक्ति मारे गए एवं इतने ही घायल हुए और उतने ही मारे गए। कालीन युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया गया तथा चौथे शिलालेख के अनुसार घेरी घोष के स्थान पर उसने धम्म घोष करने की घोषणा की। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया एवं उपगुप्त नामक आचार्य से इसकी दीक्षा ली। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 4 गुफाओं कर्ज, चौपार, सुदामा तथा 20 झोपड़ी आदि का निर्माण कराया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को अशोक द्वारा श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने अपने द्वारा दिए गए मात्र 2 आक्रमणों ने पहला आक्रमण कश्मीर पर किया। कश्मीर के ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरणी ने अशोक को मौर्य देश का प्रथम सम्राट बताया गया। प्रथम कालीन शिला अभिलेख के अनुसार अशोक सीमांत जातियों के प्रति नरम रुख रखता था। 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने यमन शासकों एंटीओकस, सीरिया, तालेडी, मिस्र, एंटीगोनस, गोनास्ट, मोरास एवं एलेक्जेंडर से मित्रतापूर्वक संबंधित काम किए एवं उसके दरबार में अपने दूत भेजे। इसी प्रकार दक्षिण भारत में अशोक के दूत धर्म के प्रचार के लिए चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपुर आदि राज्यों में भी गए। अशोक ने बौद्ध धर्म को राज धर्म घोषित किया एवं एक धर्म विभाग की स्थापना की। अशोक के 14 बृहद शिलालेख: पहला, पशु बलि की निंदा। दूसरा, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र भी आता है। इसमें तीसरा, राजकीय अधिकारी को हर 5वें वर्ष द्वारा करने पर आदेश। चौथा, भेरी घोष की जगह घर्म घोष की घोषणा। 5वां, थम महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। 6ठा, थम महामात्र किसी भी समय राजा के पास सूचना ला सकता है, इसकी चर्चा की गई। और 7वां, सभी संप्रदायों के लिए सहितपूर्ण की बात। 8वां, सम्राट की धर्म यात्रा का उल्लेख। बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख है। ऐसे ऐसे कई प्रकार उल्लेख किए जाते हैं। और 9वां, विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा। 10वां, ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा थम नीति की श्रेष्ठता पर बल। 11वां, थम्स नीति की व्याख्या। 12वां, सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा। 13वां, कालीन के युद्ध का वर्णन। पड़ोसी राजाओं का वर्णन। अपराध करने वाले 8 पीठ जातियों का उल्लेख। 14वां, इसमें अशोक द्वारा जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। अशोक का कौशाम्बी अभिलेख रानी अभिलेख भी कहलाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख इब्नियू से प्राप्त हुआ। अशोक के 12वें अभिलेख में जानकारी होती है कि उसने महिला महामात्री की भी नियुक्ति की। अशोक के 7वें स्तंभ लेखों का संकल्प ब्राह्मी लिपि में किया गया है। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था। बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। अशोक का दिल्ली टोप स्तंभ लेख
टोपरा से दिल्ली लाने वाला शासक फिरोज तुगलक था। अशोक के दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज 1750 ईस्वी में टिफेंस्टर द्वारा की गई तथा फिरोज की गई। उसके बाद से फिरोज तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। चंपारण बिहार में स्थित रामपुरवा स्तंभ लेख 1872 ईस्वी में कार्यकाल द्वारा खोजा गया। चंपारण में ही कौलिया अरेराज एवं औरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। सार-ए-कुन्हा कंधार से प्राप्त अशोक के अभिलेख ग्रीक एवं अरामाई भाषाओं में भी मिलता जुलता रहता है। मेघा स्थानीय द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज को 7 जातियों में बांटा हुआ बताया गया। दार्शनिक, किसान, सैनिक, गवाले, शिल्पी, दंडनायक और पार्श्व में बांटा गया। मौर्य काल में शिल्पियों का महत्वपूर्ण स्थान था और उन्हें आदर भी दिया जाता था। इस काल में तक्षशिला, उज्जैन एवं वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तकनीकी शिक्षा आमतौर पर श्रेणियों के माध्यम से दी जाती थी। मौर्यकालीन समाज में वैदिक धर्म ही प्रमुख धर्म था। मौर्य काल में जैन एवं बौद्ध धर्मों का भी पर्याप्त विकास हुआ। मेगास्थनीज, स्टेबो, एरियन आदि विद्वानों के अनुसार मौर्य काल में समस्त भूमि राजा की थी। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमि जुटी हुई, उत्कृष्ट भूमि, बिना जुटी हुई एवं स्थल भूमि, ऊंची भूमि थी। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम एवं बेगार किए जाने का उल्लेख किया जाता है। इसी प्रकार का धार्मिक कर था। जबकि भूमि राजस्व में राजा के हिस्से को भाग कहा जाता था। भूमि राजस्व की दर कुल उपज का 1/6 हिस्से में से लेकर 1/8 हिस्से तक थी। भूमि स्वामी को क्षेत्रक एवं काश्तकार को उपवास कहा जाता था। मौर्य काल में सिंचाई के समुचित प्रबंध को सेतुबंध कहा जाता था। सिंचित भूमि में कुल उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में देना पड़ता था। हिरण एक प्रकार का कर था जो अनाज के ऊपर के रूप में न लेकर नगद के रूप में लिया जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि के अतिरिक्त पशुपालन और व्यापार पर टिकी थी। इन तीनों को अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप में बर्ता कहा गया, जिसमें से नंबर 1 आता है पण्यास्त वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, सुरास्त आबकारी विभाग का अध्यक्ष, सुनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष, गणित का अध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग, खान विभाग और कोष्ठागार वनों का अध्यक्ष, आयुधान और शुल्कायत व्यापार पर वसूलने वाला अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, कटाई बुनाई विभाग का अध्यक्ष, धातु विभाग, छापे खाने का अध्यक्ष, राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी, गो अध्यक्ष, पशुपालन विभाग का अध्यक्ष। इसी तरह से बहुत से उन्होंने अपने में बनवाया था। मौर्य काल में वनों की हस्ती वन एवं द्रव्य वन में विभाजन किया गया। हस्ती वनों में हाथी पाए जाते थे एवं द्रव्य वनों में लकड़ी, लोहे एवं तांबा पाए जाते थे। जंगलों पर राजा का अधिकार था। विनिर्मित वस्तुओं को पराज के नियंत्रण में बाजारों में बेचा जाता था। ऐसे मौर्यकाल में मुख्य व्यवसाय
जुलाहे का था, जो रुई, रेशे, सन आदि के विभिन्न कपड़े तैयार करते थे। इसी तरह से मौर्य समाज भी बहुत से तरह से फैला हुआ था और यह खाने लेकर के सोने, सिक्के, चांदी तरह के बहुत से उन्होंने अपने लिए व्यापार में लाया। यहाँ तक अर्थशास्त्र में चीन पट के उल्लेख में आता है। कहीं कहीं मेघास्त्र में इंडिका के अनुसार राज्य की ओर में खाने को चलने के लिए अकराज की नियुक्ति की गई थी। देश में सोना, चांदी, तांबा, लोहा तथा दस्ता भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थे। मौर्य काल में जल मार्गी व्यापार के लिए 8 प्रकार के नौकाओं का प्रयोग में प्रमाण मिलते हैं, जिनमें द्रविड़ समुद्री व्यापार का जहाज, समुद्री व्यापारी जहाज, नदियों में चलने वाली नौकाएं जो सबसे प्रमुख थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन मुद्रा पद्धति में जानकारी मिलती है। मुद्रा पद्धति का प्रचलन करने के लिए एक पृथक अमात्य होता था, जिसे लसला अध्यक्ष कहा जाता था। और इसी तरह से मौर्य काल में बहुत से इन्होंने किया। यहाँ तक उन्होंने सुवर्ण एवं एक सोने का सिक्का था, जिसका वजन लगभग 5/2 तोला होता था। कोई भी व्यक्ति धातु लेकर जाए और 100% सिक्के बनवा कर ला सकता था। पर सिक्के की बनाई एक ककड़ी ली जाती थी। सिक्के बनाने में 185% ब्याज रुपया एवं परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। समुद्र के जल में नमक बनाने का व्यवसाय लवणाध्यक्ष के नेतृत्व में संचालित होता था। समुद्र में मोती रत्न निकालने का कार्य भी खनन मंत्री द्वारा होता था। चिकित्सा विभाग था। ऐसे करते उन्होंने शराब बेचने वाला का सौडीड़ कहा जाता था। अशास्त्र निर्माण करने वाले विभाग को प्रमुख आयु धारण कहा जाता था। ऐसे करते करते मौर्य समाज में बहुत से हुआ। भारत के समुद्र तटों पर अनेक बंदरगाह थे, जहाँ से लंका, सुमात्रा, जावा, बर्मा, मिस्र, सीरिया, यूनान, रोम एवं फारस के विदेश व्यापार होते थे। व्यापार संघों को श्रेणी एवं इसके प्रमुख को श्रेणिका कहा जाता था। इसी तरह से मौर्य समाज में ऐसे बहुत से हुए जिन्होंने अपने लिए कार्य को किया। इसी तरह मौर्य साम्राज्य बहुत ही लंबा साम्राज्य था, जो